हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। अब सपोज करो किसी को डेंगू हो गया, ठीक है, तो आप अब उसको ट्रीट कैसे करोगे और किसी को पर्सन को फर्दर डेंगू होने से कैसे रोकोगे, या फिर जैसे कहीं पर एरिया है मॉस्किटो है, आप मॉस्किटो को प्रिवेंट करोगे, वैक्सीन क्या दे सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अब सपोज करो किसी को डेंगू हो गया, तो देखो ऐसा होता है, कई बार वो सीवियर होता है, कई बार वो बिल्कुल ही माइल्ड होता है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है हम उसको ट्रीट करते चले जाएंगे, यानी सिम्टम वाइज हम उसको ट्रीट करेंगे, क्या प्रॉब्लम वो ले रहा है, पेशेंट लेके आ रहा है, या फिर कई बार शुरुआत में घर में भी लोग ट्रीट करते हैं इसको। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर सीवियरिटी है, कहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अब आपने देखा होगा कि डेंगू में ना प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो कहते हैं उस पर्सन को प्लेटलेट चढ़ानी पड़ गई या ब्लीडिंग हो गई है ना। तो वो कौन से इंडिकेशन हैं जब आप प्लेटलेट दोगे, कब प्लेटलेट नहीं दोगे उसको। तो एक्चुअली डेंगू जो वायरस होता है वो क्या करता है, वो प्लेटलेट्स के जो एक्शन है उसको कम कर देता है। वो दो तरीके से काम करता है। वो एक तो बोन मैरो में चला जाता है, ठीक है। जैसे बोन मैरो जो होता है, थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लेती हूँ कि प्लेटलेट्स कम क्यों होती हैं, इसमें प्लेटलेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है डेंगू वायरस का। तो जो डेंगू वायरस है वो दो तरह से काम करता है। एक तो वो चला जाता है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो से ही हमारी सारी सेल्स बनती है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो। तो वो बोन मैरो जो हमारी होती है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम करता है न्यू जो प्लेटलेट्स फंक्शन है ना, न्यू प्लेटलेट फॉर्मेशन, उसको रिड्यूस कर देता है। तो प्लेटलेट्स जो है नई जो बन के आ रही हैं वो रिड्यूस हो रही है। दूसरी तरीके से वो इस तरह भी काम करता है कि वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय भी करता है। एक्चुअली वो क्या करता है, क्योंकि जो हमारा डेंगू वायरस है, ठीक है, वो बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करेगा उस डेंगू वायरस को मारने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको भी फॉरेन इन्वेडर समझकर उसको भी मार देता है। तो दोनों तरह से काम करता है। डेंगू वायरस जो है वो बोन मैरो पे जाके आपकी जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है वो कम कर रहा है। कई बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही खुद प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है ना। और वैसे भी जो डेंगू वायरस है वो भी प्लेटलेट के फंक्शन पर भी इफेक्ट आता है। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपरली बात करें तो जो हमारा प्लेटलेट्स भी कम हो रही है और उनका फंक्शन भी एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए डेंगू में प्लेटलेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसीलिए डेंगू में हम बाकी फीचर्स तो वैसे ही होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, फीवर हो गया, मलेज हो गया, बैकएक हो गया, जो भी फीचर्स है। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर पेटेकी दिख रही है आपको, यानी पिटेकी क्या होती है, पेटेकी होती है डॉट 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 मिलते हैं आपको, है ना। पेटेकी क्या होते हैं, आपको पिन पॉइंट डॉट डॉट रेडिश कलर के मिलते हैं। या फिर आपको इकाइमोसिस हो रहा है। इकाइमोसिस क्या होते हैं, इकाइमोसिस आपके ब्राउन रेड पैचेस होते हैं, ब्राउन रेड पैचेस होते हैं, थोड़े लार्ज होते हैं, बड़े एरिया में आपको हो रहा है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द होना भी है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको ऐसे कंडीशंस में उसको बहुत ही सस्पिशियस के उससे देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्लेटलेट कम हो रहे हो, उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कंडीशन में आपको प्लेटलेट देना है जरूरी है, या फिर मतलब आपको उसमें क्लिनिकली आपको देखना पड़ता है कि सिम्टम क्या है और प्लेटलेट्स कितनी नॉर्मल या कम हो रही हैं, तब आप प्लेटलेट देते हो। तो इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम अगर किसी को है तो आप किस तरीके से देते, फिर हम आप प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स कब देते कब नहीं देते। सबसे पहली बात है कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते, सिम्टम जैसे जैसे आता है उसके हिसाब से करोगे। अब अगर फीवर हो गया, सबसे कॉमन फीचर क्या है, फीवर हो रहा है। फीवर हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, पैरासिटामोल दोगे, जो कि एसिटामिनोफेन ड्रग के अंदर आता है, मतलब एसिटामिनोफेन है वो। तो एसिटामिनोफेन दोगे, जिसका एग्जाम्पल पैरासिटामोल। हम लोग जैसे इसमें क्रॉसिन देते हैं, है ना, 650 आजकल mg आ रही है, तो वो थोड़ा सा एज अ पेन किलर भी काम कर जाता है। थोड़ा नॉर्मल जो है उसकी 500 डोज होती है नॉर्मल जो है, और उसमें 650 भी दोगे तो थोड़ा सा बेटर पेन भी उसका रिलीफ होता है, बॉडी एक जो हो रहा है उसको वो भी रिलीफ होता है। इसमें बहुत खास बात है, आपको अवॉइड करना है एनएसएड्स देना। एनएसएड्स क्या होते हैं, एनएसएड्स आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लाइक एस्पिरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, जो कि घरों में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन बहुत नॉर्मली यूज करी जाती है। कभी पेन होता है, नॉर्मली जो है लोग इसको एस्पिरिन ले लेते हैं, आइबुप्रोफेन ले लेते हैं कहीं भी पेन के लिए। अब सपोज करो पर्सन को बहुत ज़्यादा फीवर है नहीं, फीवर है भी हल्का, साथ में पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बंदे ने एस्पिरिन और
आइबुप्रोफेन ले ली, तो उसमें क्या होगा, उसमें और चांसेस हो जाएंगे प्लेटलेट का फंक्शन, प्लेटलेट का जो नंबर है वो रिड्यूस होने के, क्योंकि ये एनएसएड्स है। ठीक है, एनएसएड्स कैसे काम करती है देखो, पूरी तो उसकी साइकिल होती है, बट एक जस्ट मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि जो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि क्या होता है। आप क्या, जैसे कि आपका फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से अराकिडोनिक एसिड बनता है। ठीक है, ये अराकिडोनिक एसिड से थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। ठीक है, इसको नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, आपको याद रखना है कि अराकिडोनिक एसिड से आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है बाई साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। इसमें क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, COX-1 साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है। तो COX-1 जो एंजाइम है उसको ये एनएसएड्स इनहिबिट कर देते हैं। कौन है एनएसएड्स? एस्पिरिन हो गया है ना, एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन, ये इसको इनहिबिट करेंगे। और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या है, वो वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी जो वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करता है, छोटा कर देता है, मतलब एक तरह से कंस्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरा, प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराता है, क्योंकि क्या होगा, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो क्या होगा, प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, क्लॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने का काम करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। इसलिए अब अगर ये एनएसएड्स ने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये नहीं बन पाया है ना, या कम बन रहा है बहुत, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट भी नहीं कर पाएंगे, उनका फंक्शन भी कम हो जाएगा, तो ब्लीडिंग होने के चांस होंगे। तो इसलिए अगर एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन, ये मस्ट है, अवॉइड करना, आपको इसको नहीं देना है। ठीक है, कोई भी फीवर हो कोशिश करना है इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि डेंगू है या नहीं है। सिंपल पेशेंट जो है एज अ फीवर प्रेजेंट करता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, और कोई सिंपल वायरल फीवर भी हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करो। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, आपका हो क्या रहा है, प्लेटलेट तो हो ही गया, प्लेटलेट अभी हम बात करेंगे प्लेटलेट कैसे देते हैं, कब देते हैं। दूसरा जो है, प्लाज्मा का लॉस हो रहा है। प्लाज्मा का लॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्सन को लग रहा है आपका कोल्ड क्लैम्सी स्किन हो रही है, शॉक में जा रहा है पेशेंट, या फिर उसको वीकनेस हो रही है, आप नॉर्मली तो उसको ORS दे सकते हो पहले तो, है ना, मतलब वैसे ही पेशेंट को फीवर के लिए या बॉडी लॉस होता ही होता है तो ORS दो, दैट इज वेरी हेल्पफुल। उसको बोलो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो IV फ्लूइड्स देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का IV फ्लूइड्स लेना है। तो आपको क्या करना है, फ्लूइड लॉस को मतलब रिप्लेनिश करना है। दूसरा, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रिप्लेनिश करना है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट अगर है तो आपको प्लेटलेट्स देना है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। सब में हम प्लेटलेट्स नहीं देते, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आप हर केस में नहीं देते। अब प्लेटलेट्स किस में देते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं प्लेटलेट्स देने के। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है वो होता है 1.5 lakhs to 4.5 lakhs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वैल्यू जानना है। ठीक है, अब 1.5 से धीरे धीरे कम होने लगती है प्लेटलेट्स जब डेंगू होता है। अब डेंगू में क्या होता है, कई बार 10,000 तक प्लेटलेट्स जा सकते हैं। यू कांट इमेजिन कि 10,000 तक भी जा पाएंगे। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट पहले तो पता होना चाहिए आपको, 1.5 या फिर ऐसे करके 1,50,000 to 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ये रिड्यूस होनी शुरू होती है, 70 हो गई, 60 हो गई, जो भी है, तो दे कैन गो अप टू 10,000 इवन, मतलब मैं कह रही हूँ दे कैन गो इवन अप टू 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। देखो, अगर 10,000 चली गई हैं तो हम ब्लीडिंग हो चाहे ना हो, एज अ प्रिवेंशन हमें देना है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग हम देते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग किसी भी केस में हो रही है तो आपको देना ही देना है। अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है, कोई भी ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग हो, नाक से ब्लड आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है एब्डोमिनल पेन है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आप चेक करवाएंगे इंटरनल ब्लीडिंग है कि नहीं है। कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एनी म्यूकोजल ब्लीडिंग, ठीक है, एनी म्यूकोजल ब्लीडिंग, आई से ब्लीड हो रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, स्पेशली ये जो देखते हैं, या फिर वॉमिटिंग में अगर हो रही है, वॉमिट में ब्लड आ रहा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको प्लेटलेट्स देना ही देना है, यानी एनी ब्लीडिंग अगर हो रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेटलेट काउंट। उसके बाद
ये होता है कि डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर, लेकिन जो क्राइटेरियाज हैं वो ये कहते हैं कि 10,000 से अगर कम आ रहा है तब तो आप एज अ प्रिवेंशन फिर आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अब ये सारे तो बेसिक ट्रीटमेंट है, रेस्ट दोगे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, स्लीप के लिए बोलोगे, फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी डाइट लोगे जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाए, आपके जो ब्लड सेल्स बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाए, मल्टीविटामिन्स लोगे, विटामिन B12 लोगे, फॉलिक एसिड ले सकते हो, साथ में विटामिन K ले सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्प करेंगे, हेल्दी डाइट, लीफी वेजिटेबल्स, वो सारा आपको लेना है, ठीक है। अब अगर जो प्रिवेंशन है, ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रिवेंशन कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि ये मच्छर के काटने से होता है, तो एडीज के काटने से हो रहा है ना। अब सबसे पहली बात है कि 3 तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक तो पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मॉस्किटो के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, भाई मॉस्किटो जो है उसको एडल्ट को मारो या फिर उसके लार्वा जहाँ पर भी इकट्ठे हो रहे हैं उसको मारो। तीसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन दे दो, तो भाई कुछ है तो वैक्सीन कर सकते हैं। अब किन किन कंडीशन में क्या क्या करा, सबसे पहली बात है कि वैक्सीन इंडिया में तो अवेलेबल अभी तक नहीं है, क्योंकि उसके सेफ्टी के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो अभी तक इंडिया में हम नहीं देते। हाँ, लेकिन कुछ जगह पर ये 2015 के बाद उसकी वैक्सीन है एक, जो कि क्या कह सकते हैं, लाइसेंस जिसको मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये बहुत कॉमन सी फीचर्स हैं, लेकिन एग्जाम में लिखते टाइम में ध्यान ही नहीं रहता हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले ये कि खुद को प्रोटेक्ट करो। खुद को प्रोटेक्ट करोगे कैसे, आपने देखा होगा ओडोमॉस लगा सकते हो, मॉस्किटो नेट्स में, क्योंकि ये दिन में मच्छर काटता है डे टाइम में, तो दिन में भी इवन आप मॉस्किटो नेट लगा के सो। और बहुत अच्छी बात है कि मॉस्किटो नेट पर अगर हम जो इंसेक्टिसाइड्स उसको लगा लें, या फिर बहुत सारे आजकल अवेलेबल होते हैं, रोल ऑन वगैरह के नाम से भी आते हैं, चिल्ड्रंस जब बाहर खेलने जाए तो रोल ऑन थोड़ा लगा सकते हैं उसको, मतलब वो तो एक उसका कॉमर्शियल नेम हो गया। बाकी आप कोई भी कह सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट लगा सकते हो आप, है ना, चाहे वो आपका ये रोल ऑन के नाम से आए, चाहे आपके और किसी भी नाम से आए, तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो मॉस्किटोज़ हैं डे टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है, आपने कर दिया। और आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कपड़े पहनो जो कि पूरी बॉडी को कवर करे, ठीक है ना। आप हाथ जब होता है, डेंगू सीजन होता है, उस टाइम पर तो एटलीस्ट पूरे बाजू के कपड़े पहने, पैरों को भी पूरा कवर करें, शूज़ पहन के नीचे जाएं, कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं आप, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। उसमें भी आप कैसे लिख सकते हैं कि बाहर आपको जो मॉस्किटोज मिल सकते हैं उनका क्या करें, अंदर घर के अंदर आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करें। तो आप हो गया, एक तो क्लॉथ्स पहन सकते हैं पूरी बाजू के, मॉस्किटो नेट आप लगा सकते हैं, उस पर भी नेट स्प्रे कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं जो आप कर सकते हैं घरों में, मैं जो है हम फ्रीक्वेंटली मॉस्किटोज़ के स्प्रे करें, सोसाइटी में मॉस्किटो स्प्रेस करें, जो एंटी मॉस्किटोज जो होते हैं मॉस्किटो मारने वाले, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं मॉस्किटो रिपेलेंट के, जिसमें कि डीट हो सकता है या पिकार्डिन, ये WHO ने इसको सजेस्ट करा हुआ है कि ये ले सकते हैं, बाकी और भी आते हैं। तो दीज आर द मॉस्किटो रिपेलेंट्स, पिकार्डिन एंड डीट, ठीक है। याद करने का सिंपल तरीका है, नीट तो याद करते ही है ना, तो नीट जैसा ही डीट है, सॉरी जैसे आप नीट याद रखते हैं ना, ऐसे ही किसकी जगह पे डीट है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है, अब ये तो हो गया हमने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। एक है कि मॉस्किटो की जो ब्रीड है उसमें एडल्ट को मारो और आप जो है क्या कहते हैं लार्वा को मारो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी पहले तो जो जहाँ पर मॉस्किटो हो सकते हैं या उनके लार्वा हो सकते हैं उन एरियाज को बनने ही ना दें, क्योंकि जो वो एटलीस्ट ह्यूमन मेड है ना। तो उनको जैसे कि कहीं पर पानी रुका हुआ है उसको आप क्लीन करें, एवरी वीक आप जो है कूलर में पानी है उसको हटाएं, साफ़ करें। जो भी एरियाज है जहाँ पर आप सॉलिड वेस्ट डालते हैं, तो जहाँ पर सॉलिड वेस्ट के साथ में पानी है, जहाँ पर वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो वहाँ उनको मतलब आपको कवर करना है या उनको हटाना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है, कहने का मतलब सॉलिड वेस्ट को, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली एंड रिमूव द मैन मेड हैबिटेट एंड दैट कैन होल्ड द वाटर, एम्प्टिंग दी, क्लीनिंग डोमेस्टिक वाटर स्टोरेज, अपना जो भी घर में एम्प्टी करो, उसको क्लीन करो, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड्स को आउटडोर वाटर जो भी जहाँ पर इकट्ठा हो सकता है वो आप उन्हें उसको मार देंगे। इसके लिए जो एडल्ट है उसको मारने के लिए DDT, मेलाथायोन, इस तरह के ये एडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए यूज होते हैं। DDT की फुल फॉर्म डी को अलग याद करो, दैट इज डाइक्लोरो, है ना, जो हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं उसी के नाम से आया डाइक्लोरो। याद करने का तरीका बता रही हूँ जस्ट, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथेन,
ठीक है। डाइक्लोरो, यहाँ पे भी क्लोरो है, ट्राइक्लोरो, तो डाइक्लोरो है, लास्ट में ट्राइक्लोरो है, डाइफिनाइल है और ये इथेन है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज अ डीडीटी एंड मेलाथियोन, ये जो है एडल्ट मॉस्किटोज को मारने के लिए यूज होते हैं। जो लार्वा होते हैं, आपको पता चलता है लार्वा जहाँ पर भी ब्रीडिंग हो रही है, पानी रुका हुआ है, उन पर आप मिनरल ऑयल डाल सकते हो, है ना। ऑयल डालने से भी वो मर जाते हैं, उनका रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो मिनरल ऑयल आप यूज कर सकते हो। गैम्बूशिया फिश, वो फिश होती हैं एक टाइप की जो कि एज अ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं, कोई आप केमिकल नहीं डाल रहे, ऑर्गेनिक इंसेक्ट है, वो खा जाती है उनके लार्वास को। गैम्बूशिया फिश, ये आप याद कर सकते हो। तो ये कुछ आपके प्रिवेंटिव मीजर्स हो गए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंटिव मीजर्स हो गया। अब हम बात करते हैं डेंगू वैक्सीन की। तो मैंने बताया वैक्सीन इंडिया में तो अभी तक अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जहाँ मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। थाईलैंड सिंगापुर को एक साथ याद रखो, मैक्सिको ब्राजील को एक साथ याद रखो, वहां पर ये लाइसेंस्ड है, 2015 से अवेलेबल है कॉमर्शियली, ठीक है। जिसमें देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि डेंगू की वैक्सीन डेवलप करना एक चैलेंज है। क्यों है चैलेंज? क्योंकि एटलीस्ट 4 सीरोटाइप तो है ही, 5th है जो कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में मिल रहा है। तो डेन इसको बोलते हैं, 1 से लेके 4 तक है डेंगू के सीरोटाइप। अब 1 से हुआ मतलब 4 सीरोटाइप से बचा पाना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है वैक्सीन डेवलपमेंट करना। हमें ऐसी वैक्सीन डेवलप करनी जो चारों सीरोटाइप से बचा सके, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी एक के लिए दे दिया, एक से बचा लेकिन बाकी से नहीं बच पाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि 4 सीरोटाइप है एटलीस्ट इसकी वजह से इसका डेवलपमेंट मुश्किल है। फिर भी एक बनी है जिसका नाम आपको याद करना है, दैट इज नोन एज CYD TDV, और कॉमर्शियल नेम डेंगवैक्सिया के नाम से अवेलेबल है। ये कॉमर्शियल नेम है इसका, इंडिया में नहीं है, बाहर के कुछ देशों में है। तो डेंगवैक्सिया नाम है, डेंगू के नाम से डेंगवैक्सिया, वैक्सीन के नाम से वैक्सिया, ऐसे याद रख सकते हो। डेंगू का डेंग, वैक्सिया वैक्सीन का, तो डेंगवैक्सिया नाम है। अब CYD क्या है? ये येलो फीवर भी इसके साथ में अटैच है, तो ये Y वहां से आया है, D से डेंगू फीवर हो गया। तो ये देखो नाम याद रखना हो गया, येलो फीवर, डेंगू फीवर, और मतलब येलो फीवर वायरस, डेंगू फीवर वायरस, एंड C इज फॉर चाइमराज। इसको चाइमेरिक करके और मतलब एक तरह से कनेक्ट करा गया है क्या इसमें, जो येलो फीवर का 17D वायरस है उसको एज अ वैक्सीन वेक्टर यूज करा है, मतलब मेन उसको यूज करा है। उसके साथ में जो चारों सीरोटाइप हैं इसकी डेंगू की, तो उनका जो जीन्स है वो इनकॉर्पोरेट करा गया है 17D वैक्सीन वायरस के अंदर में बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। आपको पता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम कोई भी जीन कहीं पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि मुश्किल, ऐसी इतनी आसान टेक्निक्स नहीं है, तो लेकिन ये आजकल अवेलेबल है। तो इसकी वजह से येलो फीवर से भी ये बचाएगी और डेंगू फीवर के सीरोटाइप से ही बचाएगी। तो ये आपका क्या है, येलो फीवर डेंगू का नाम हो गया येलो फीवर डेंगू, चाइमेरिक येलो फीवर डेंगू, और इसका नाम है टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, क्योंकि चारों से बचा रही है इसलिए टेट्रावेलेंट हो गई। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, इसलिए नाम TDV अलग याद रख लो, टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन, DV हो गया डेंगू वैक्सीन, टेट्रावेलेंट, चाइमेरिक येलो फीवर डेंगू फीवर, समझ में आया। तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कोई भी होती हैं, उनके जो कंट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में नहीं दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग वाले को नहीं दोगे, किसी की इम्यूनिटी वीक है जैसे HIV वायरस का इन्फेक्शन है, उसमें आप इसको नहीं देते हो, ठीक है। तो ये आपकी मैंने बता दिया आपके टारगेट जीन्स के हिसाब से हो गई। अब किसको देना है? तो WHO ने रिकमेंड करा है 9 to 45 ईयर्स के को दे सकते हैं हम, 9 to 45 ईयर्स के लिए ही उन्होंने अप्रूव करा है इसको भी। और एक खास बात ये ध्यान रखना है कि कंफर्म प्रीवियसली डेंगू वायरस का इन्फेक्शन बंदे को हो चुका हो एक बार एटलीस्ट, यानी एक बार एटलीस्ट डेंगू इन्फेक्शन हो चुका हो, तभी आप इसको दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट, अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस है वहां पर आप देख सकते हो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। तो ये जैसे मान लिया पहली बार ही अगर हमने किसी को वायरस का इन्फेक्शन हुआ नहीं, पहली बार ही आपने दिया इसको, ठीक है, तो वो एज अ फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन की तरह से काम करेगा। फिर अगर वैक्सीन देने के बाद दोबारा कभी इन्फेक्शन हुआ तो वो एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन काम करेगा, ठीक है, और उसकी सीवियरिटी पहले वाले से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। तो कई बार उल्टा अगर आपने कंफर्म नहीं है,
आपको लग ही रहा है कि उसको फीवर हुआ था, डेंगू बताया था डॉक्टर ने, कंफर्म नहीं हुआ था, तो भी आप उसको डेंगू वैक्सीन नहीं देंगे जब तक कंफर्म नहीं हो। अदरवाइज उल्टा वो वैक्सीन नुकसान कर सकती है। जब सेकेंडरी टाइप इन्फेक्शन आएगा तो और उल्टा सीवियर उसको प्रॉब्लम कर सकता है, शॉक सिंड्रोम कर सकता है, उसको आपको जो है मतलब ये हेमरेजिक फीवर टाइप से कर सकता है, तो वो उल्टा नुकसान कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। आपको समझ आ जाएगा जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट कंफर्म करना जरूरी है, इसलिए सीवियरिटी से बचाने के लिए बच्चों का आप कंफर्म करते हैं, सीरोलॉजी देखते हैं, वहाँ पर एंटीबॉडीज देखते हैं डेवलप है कि नहीं है, तो आप टेस्ट करके कंफर्म तभी आप इसको देते हो, ठीक है। डोज 0.5 ml, नहीं समझ आती है किसी वैक्सीन की, लगभग 0.5 ml, काफ़ी सारी वैक्सीन की, इसलिए आप सेफर साइड में 0.5 ml लिख सकते हो। 3 इंजेक्शन लगते हैं, 6 मंथ्स अपार्ट लगते हैं इसके, ठीक है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, ये हो ही गए आपके। WHO रिकमेंड करता है भाई किसको दोगे, जहां पर हाई सीरो प्रिवेलेंस रेट हो, हाई सीरो प्रिवेलेंस रेट हो, यानी मोर देन 70%। सीरो प्रिवेलेंस क्या होता है, सीरो प्रिवेलेंस होता है परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन हु हैव एंटीबॉडीज दैट इंडिकेट दे हैव बीन इन्फेक्टेड विद डेंगू, ठीक है। ये डेंगू के केस में हम बात कर रहे हैं। तो 70% लोगों में अगर डेंगू हो चुका है या हो रहा है, वो सीरोलॉजी से करके आपको एंटीबॉडीज मिल रही हैं या इन्फेक्शन का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप वहाँ पर ये वैक्सीन दे सकते हो। इसका मतलब ये डेंगू बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है, और वैसे भी हम एक बार इन्फेक्शन हुआ तभी देते हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरो प्रिवेलेंस। सीरो प्रिवेलेंस एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन या परसेंटेज ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन हु हैव इन्फेक्टेड प्रीवियसली विद एनी इन्फेक्शन। ये सीरो प्रिवेलेंस हम किसी के लिए भी कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 70% होगा, तभी WHO रिकमेंड करिए, तभी आप इस वैक्सीन को दोगे। तो हमने पढ़ लिया इसमें ट्रीटमेंट, अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या करना है, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जो जो सिम्टम आते रहे उसके हिसाब से दो। प्लेटलेट कब देनी है वो आपने देख लिया। फिर प्रिवेंशन में आप अपने आप को प्रिवेंट करें, मॉस्किटो को मार दें, उसके लार्वा को मार दें, और फिर नहीं तो वैक्सीन देने का क्या है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है वैक्सीन, ये ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।